सो गाइस, हम 2 दिन पहले चैप्टर स्टार्ट किया है हमने एक, डेट इज फिजिकल इन्वायरमेंट। ठीक है, उसके बारे में हम स्टडी कर चुके हैं। लास्ट 2 लेक्चर हमारे उसी के लिए थे। नेक्स्ट टॉपिक भी हमारा यही है, हम आगे चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। सो हमने इसके अंदर क्या क्या पढ़ चुके हैं। मेट्रोलॉजी के बारे में पढ़ चुके हैं, क्लाइमेटोलॉजी, इकोलॉजी क्या होती है, वेदर क्या होता है, क्लाइमेट और वेदर के बीच में डिफरेंस क्या है। नेक्स्ट फोरकास्ट क्या होता है, वेदर फोरकास्ट और एग्रीकल्चर वेदर फोरकास्ट क्या क्या होता है। उसके बाद फोरकास्ट के टाइप कौन कौन से होते हैं, उसमें से हमने पढ़ा था। नंबर 1 इज शॉर्ट रेंज फोरकास्ट, नंबर 2 इज मीडियम रेंज फोरकास्ट और नंबर 3 इज लॉन्ग रेंज फोरकास्ट। शॉर्ट रेंज फोरकास्ट कितने दिन का होता है? 3 दिन का होता है। जो मीडियम रेंज फोरकास्ट होता है डेट इज ऑफ 3 to 6 days, और जो लॉन्ग रेंज फोरकास्ट होता है वो 10 डेज से ऊपर या फिर मंथ तक हो सकता है। शॉर्ट डेज या शॉर्ट रेंज फोरकास्ट जो होता है उसको कोई भी लोकल वेदर एस्टिमेट करके बता देता है, उसको इश्यू कर देता है। जो मीडियम रेंज फोरकास्ट होता है उसको ब्रॉडकास्ट कौन करता है? डेट इज वेदर फोरकास्टिंग सेंटर, जो कि कहाँ पर है? नोएडा में, यूपी के अंदर। नेक्स्ट एंड लास्ट इज लॉन्ग रेंज फोरकास्ट। जो लॉन्ग रेंज फोरकास्ट होता है 10 डेज से जितना भी ऊपर होगा टू टिल द मंथ, 1 मंथ तक हमने एस्टिमेशन लगाया, ये पूरे सीजन का एस्टिमेशन लगाया, डेट इज अंडर द लॉन्ग रेंज फोरकास्ट। और उसे कौन ब्रॉडकास्ट करता है? उसे ब्रॉडकास्ट करता है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, IMD, जो कि कहाँ है? पुणे के अंदर। ठीक है, ये हम पढ़ चुके थे। उसके बाद हमने कल की क्लास में पढ़े फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं क्लाइमेट को। ठीक है, उसके बाद क्या था? ये फैक्टर्स आ गए। उसके बाद हमारा वेदर कंपोनेंट क्या है। सो यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन क्या है? वेदर कंपोनेंट। हमने कल लास्ट पढ़ा कि वेदर कंपोनेंट क्या है। So nearly 50% of yield is attributed to influence of climatic factor. जो हमारी फील्ड की yield होती है वो 50% उसको कौन डिफाइन करता है? डेट इज क्लाइमेटिक फैक्टर। क्लाइमेटिक फैक्टर में क्या आ जाएगा कि वहां पर रेनफॉल कितनी है, वहां पर टेम्परेचर कितना है, वहां पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी है, वहां पर pH कितना है। ठीक है, the following are the atmospheric weather variable which influences the crop production. कुछ आगे पैरामीटर्स दिए हैं या वो इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर दिए हैं जो एक वेदर कंपोनेंट को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, सुनने स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 फैक्टर इज प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है? पानी। ठीक है, या फिर रेनफॉल, कुछ भी पानी की फॉर्म में गिरे, ड्रॉपलेट, कोई भी ड्रॉपलेट की फॉर्म में कुछ भी आए। ठीक है, सो प्रेसिपिटेशन इंक्लूड्स ऑल वाटर विच फॉल्स फ्रॉम एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर से जो भी वाटर फॉल होता है या उसमें जो भी वाटर फॉल होता है वो क्या होगा? प्रेसिपिटेशन। लाइक रेनफॉल है, दैट इज अ प्रेसिपिटेशन। स्नो है, दैट इज अ प्रेसिपिटेशन। hail, fog, dew, these all are the precipitation. Rainfall, one of the most important factor influences the vegetation of place. अब देखो रेनफॉल क्या होता है, एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसके लिए? किसी प्लेस की ग्रोथ के लिए, किसी प्लेस की इल्ड के लिए या किसी प्लेस की वेजिटेशन के लिए। ठीक है, क्यों? बिकॉज सम एरियाज में क्या होता है, वहां पर पानी की कमी होती है और पानी की कमी को कौन पूरा कर सकता है? डेट इज रेनफॉल। ठीक है, सो टोटल प्रेसिपिटेशन इन अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन greatly affect the choice of cultivated species in a place. अब देखो क्या होता है,
राजस्थान के अंदर पानी कम है, सो वहाँ के लोग ज्यादातर वो क्रॉप लगाते हैं जो कि कम पानी में हो जाए, बिकॉज एक फैक्टर है कौन, रेनफॉल। ठीक है, in heavy or evenly distributed rainfall area, crop like rice in plain and tea, coffee and rubber in western Ghat are grown. जहां पर रेनफॉल यानी कि प्रेसिपिटेशन ज्यादा होता है, जहां पर रेनफॉल ज्यादा होता है वहां पर ऐसी क्रॉप्स लगाई जाती है जिनको वाटर की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। अब देखो, अगर हमने ऐसी क्रॉप लगा दी है जिसको वाटर की रिक्वायरमेंट ज्यादा है बट वहां पे पानी की कमी है, तो उसके लिए क्या सोर्स होगा, रेनफॉल ही एक सोर्स होगा ना। ठीक है, तो जो प्लेन एरिया है वहां पर ज्यादा राइस लगाए जाते हैं जहां पर रेनफॉल ज्यादा होता है। ठीक है, और इन अदर केस बोला जाए कि जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज हैं, ट्रॉपिकल वो जहां पर बारिश पूरे साल ही होती है लगभग, वहां पे बारिश रुकती ही नहीं है। सब ट्रॉपिकल वो एरिया हो गई जहां पे ट्रॉपिकल के कंपैरिजन में 50 to 60% बारिश होती है। ठीक है, ऐसे एरिया जो प्लेन पे हैं वहां पर राइस को ग्रो करते हैं या फिर आप बोल सकते हो पैडी को ग्रो करते हैं। उसके अलावा जो वेस्टर्न घाट का एरिया है वहां पर टी, कॉफी और रबड़ को ग्रो किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट रेनफॉल क्या फैक्टर है, रेनफॉल क्या करता है, लो एंड अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल कॉमन इन ड्राईलैंड फार्मिंग। मैंने आपको बताया जहां पर पानी नहीं है तो वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन का ओनली वे क्या है, रेनफॉल। वेयर ड्रोट रेजिस्टेंस क्रॉप लाइक पर्ल मिलेट, सोरगम एंड माइनर मिलेट, ये ऐसी क्रॉप्स हैं जिनको वाटर की रिक्वायरमेंट कम है। वाटर की रिक्वायरमेंट कम है तो डेट मीन्स क्या, वो सूखा भी पड़ जाए तो उनको क्या कर लेगी, रजिस्ट कर लेगी और वो क्या हो जाएंगी, ग्रो हो जाएंगी, है ना। सो ड्राई लैंड एरिया के अंदर जहाँ पे बारिश नहीं है वहां पे उसको हम क्या बोलेंगे, वहां पे हम पर्ल मिलेट, सोरगम, माइनर मिलेट को हम ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, इन डेजर्ट एरिया जो मरुस्थली एरिया होते हैं, ग्रासेस एंड शब कॉमन वेयर हॉट डेजर्ट क्लाइमेट एग्जिस्ट, जहां पर हॉट क्लाइमेट डेजर्ट एक्सिड होता है वहां पर ग्रासेस एंड शब्स ज्यादा मिलती हैं, ग्रासेस और शब वहां पर ज्यादा मिलती हैं। थ्रो द रेनफॉल हैज मेजर इन्फ्लुएंस ऑन yield of crop. Yield are not always directly proportional to the amount of precipitation. देखो, मैंने अगर मैं बोलता हूं कि जितना रेनफॉल ज्यादा होगा उतनी yield ज्यादा होगी, नहीं, मैंने ये क्यों बोला, बिकॉज ओनली रेनफॉल इज नॉट अ फैक्टर फॉर ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप, है ना। उसके साथ टेम्परेचर भी देखना पड़ेगा, उसके साथ ह्यूमिडिटी भी देखनी पड़ेगी, ये सब हमें वहाँ पे देखना पड़ेगा, वहाँ पे पीएच भी देखना पड़ेगा। सो अगर कोई बोले कि ओनली रेनफॉल क्या है, इल्ड क्रॉप के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेसिपिटेशन के लिए, नहीं, तो आंसर आएगा नहीं। क्यों, क्योंकि वहां पर अदर फैक्टर भी डिटरमाइन करते हैं किसको, ग्रोथ को। ठीक है, एक्सेस ऑप्टिमम रिड्यूस द यील्ड, अगर प्रेसिपिटेशन ज्यादा हो जाए, अगर रेनफॉल ज्यादा हो जाए तो वहां पे क्या होगा, नुकसान होगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इज मोर इम्पोर्टेंट देन द टोटल रेनफॉल टू हैव लॉन्गर ग्रोइंग पीरियड। जो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन है वो मोर इम्पोर्टेंट है किससे, रेनफॉल से। क्यों, बिकॉज इसका लॉन्गर ग्रोइंग पीरियड में एज कंपेयर टू ड्राईलैंड ज्यादा इफेक्ट आता है। सिंपल सी बात है, जहाँ रेनफॉल होगा वहां पे ग्रोथ अच्छी होगी। यहाँ तक क्लियर स्टूडेंट्स। सो हम आगे मूव करें। नेक्स्ट हमारे पास जो फैक्टर है दैट इज टेम्परेचर, दैट इज टेम्परेचर। नाउ टेम्परेचर इज मेजर ऑफ इंटेंसिटी ऑफ हीट एनर्जी।
जो टेम्परेचर है हम उसको मेजर करते हैं एज अ हीट एनर्जी। the range of temperature for maximum growth of most agriculture। अगर हम रेंज की बात करें, ठीक है, अगर कोई रेंज की बात करें एग्रीकल्चर क्रॉप के लिए, टेम्परेचर रेंज क्या है, डेट इज 15 to 40 डिग्री सेल्सियस। मिनिमम इज 15 एंड मैक्सिमम इज 40 डिग्री सेल्सियस। मैक्सिमम ग्रोथ रेंज बताइए ये, नॉट मिनिमम, ठीक है। The temperature of a place is largely determined by the distance from the equator। अब देखो, इक्वेटर, लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड क्या होते हैं? ये हमारी अर्थ सरफेस है। अर्थ सरफेस के कॉर्नर जो साइड पे होते हैं वहां पे प्रेजेंट होते हैं पोल्स। यहाँ प्रेजेंट होंगे क्या? पोल्स। बीच में जाती है इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन पे हम बोलते हैं इक्वेटर। इक्वेटर होता है, ठीक है, इक्वेटर, इक्वेटोरियल लाइन पे। अब जब देखो सूरज की रोशनी, जो सन की रेज होती हैं, वो डायरेक्टली किस पे आती हैं? इक्वेटोरियल पे, यानी इक्वेटर पे आती हैं, और स्लाइंटली किस पे जाती हैं? पोल्स पे जाती हैं। सो टेम्परेचर ऑफ पोल्स एज कंपेयर टू इक्वेटर इज लोअर देन द इक्वेटर, बिकॉज इक्वेटर पे जो सन रेज आ रही है वो डायरेक्टली आ रही है, सो टेम्परेचर क्या होगा वहां का? इंक्रीज होगा। as on the side of pole the temperature range is below, मतलब कम होगा, ठीक है ना। सो इसे हम बोलते हैं लैटिट्यूड। on the horizontal axis it is a latitude and on the vertical axis it is the altitude, ठीक है। सो जो टेम्परेचर रेंज है वो डिटरमाइन करती है इसके डिस्टेंस पे, किससे? इक्वेटर से। अगर इसकी रेंज बिल्कुल इक्वेटर के पास है तो उसे टेम्परेचर क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए। उससे दूर है तो मतलब उसे टेम्परेचर कम चाहिए। इट इन्फ्लुएंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप, प्लांट एंड वेजिटेबल। ये क्या डिस्ट्रीब्यूशन करता है? वेजिटेशन डिस्ट्रीब्यूशन किस में करता है? प्लांट और वेजिटेशन। मतलब क्या है कि हर वेजिटेबल में, हर प्लांट के अकॉर्डिंग उसका टेम्परेचर होगा, ठीक है। जर्मिनेशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ क्रॉप, उसका उगना, उसकी ग्रोथ करना, उसकी बढ़ना और उसकी डेवलपमेंट किसी क्रॉप की, वो हाईली इन्फ्लुएंस होते हैं किससे? बाय टेम्परेचर। जितना ज़्यादा टेम्परेचर अच्छा होगा, जितना टेम्परेचर सही होगा, उतनी ही उसकी जर्मिनेशन होगी, उतनी ही उसकी ग्रोथ होगी, और उतनी ही उसकी क्या होगी? डेवलपमेंट होगी। सो नेक्स्ट मूव करते हैं। इसके अलावा अभी भी आगे टेम्परेचर ही है। इफेक्ट लीफ प्रोडक्शन। देखो, जो टेम्परेचर है वो लीफ प्रोडक्शन को इफेक्ट करता है। कैसे? हमें पता है लीफ के अंदर प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट, और जो प्लांट होता है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल क्या बनाता है? कार्बोहाइड्रेट बनाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, प्लस O2 को रिमूव कर देता है ना। सो अगर टेम्परेचर कम हुआ, टेम्परेचर कम हुआ जो कि प्लांट की नीड है, उसे टेम्परेचर कम होगा तो फोटोसिंथेसिस क्या होगी? कम होगी। फोटोसिंथेसिस कम होगी तो क्या कम होगा? रेस्पिरेशन कम होगा। रेस्पिरेशन कम होगा तो क्या होगा? वहां का जो लीफ प्रोडक्शन है, लीफ में जो खाना बनेगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, इफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। जिसकी वजह से फ्लावरिंग पे भी इफेक्ट आएगा और उसके एक्सपेंशन पे भी, मतलब उसके फुटार पे, उसके उगाव पे भी इफेक्ट आएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस विद इन द प्लांट आर गवर्न बाय एयर टेम्परेचर। जो फिजिकल और केमिकल प्रोसेस होती है किसी भी प्लांट में, वो उसके एयर टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ठीक है। नेक्स्ट इज डिफ्यूजन रेट ऑफ गैसेस एंड लिक्विड चेंज विद द टेम्परेचर। देखो, अब प्लांट के अंदर दो गैसेस का एक्सचेंज होता है। एक ऑक्सीजन को वो क्या करता है? रिमूव करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन
वो क्या करता है, इनटेक करता है। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक किया और ऑक्सीजन को रिमूव किया, तो इससे क्या हुआ, डिफ्यूजन हुआ। डिफ्यूजन का मतलब पत्तियों में जाना और पत्तियों से बाहर निकलना। डिफ्यूजन ऑफ रेट्स ऑफ गैसेस एंड लिक्विड चेंजेस विद द टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो उतनी ही क्या होगा, उतना ही स्टोमेटा क्या होगा, ओपन रहेगा। अब रेस्पिरेशन किसकी हेल्प से होता है, स्टोमेटा की हेल्प से। अब आपने सुना होगा कि जो प्लांट है वो रात को खाना नहीं बनाता, बट वो दिन में खाना बनाता है। क्यों? बिकॉज अगर टेम्परेचर उसके लिए फेवरेबल है तो उसके स्टोमेटा क्या रहेंगे, ओपन रहेंगे एट द टाइम ऑफ डे। और नाइट में क्या होगा, नाइट के अंदर उसका जो टेम्परेचर अगर फेवरेबल नहीं होता तो उसके स्टोमेटा क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। तो अगर रात को क्लोज हो जाएंगे तो जो गैसेस का एक्सचेंज है वो भी इफेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज सोल्युबिलिटी ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस इन द प्लांट ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर। जो भी हम सब्सटेंस, जो भी केमिकल हम डालते हैं उसको डिपेंड करता है टेम्परेचर कितना है और वो कितना एब्जॉर्ब होगा, तो सोल्युबिलिटी भी उस पर डिपेंड करती है। लास्ट, द मिनिमम एंड मैक्सिमम above which crop growth ceases and optimum temperature of individual plant is called cardinal temperature। अब cardinal temperature क्या होता है, मैक्सिमम और मिनिमम ग्रोथ। अगर क्रॉप की जो ग्रोथ की रेट है, ठीक है, मान लो कि 15 से 35 के बीच में वो क्रॉप ग्रो होती है, 15 मिनिमम और 35 मैक्सिमम। ठीक है, सो इस टेम्परेचर के को हम बोलते हैं, इंडिविजुअल प्लांट का अगर हम टेम्परेचर मापते हैं तो उसे बोलेंगे हम कार्डिनल टेम्परेचर। ठीक है, लास्ट उसके बाद हम पढ़ेंगे अबाउट क्रॉप टेम्परेचर, और ये काफी इंपॉर्टेंट है क्रॉप टेम्परेचर। सो आज हम इसको देखते हैं। क्रॉप टेम्परेचर देखो क्या होता है, राइस, मेज, टोबैको, सोरगम, वीट, बार्ले, पी और लेंटिल। ठीक है, अब पहली जो 4 क्रॉप हैं वो है खरीफ की क्रॉप है। नेक्स्ट 4 जो है वो है रबी की क्रॉप। रबी का मतलब विंटर क्रॉप है, विंटर में उसका जर्मिनेशन होगा और हार्वेस्ट उसके समर में होगी। ठीक है, जबकि जो क्रॉप खरीफ की क्रॉप होती है वो समर के अंदर ग्रो होती है और विंटर में हार्वेस्ट होती है। ठीक है, सो देखो, जो राइस का मिनिमम टेम्परेचर उसको चाहिए 10 to 12। अगर इससे नीचे टेम्परेचर जाएगा तो उसके जो फैक्टर हमने पढ़े वो इफेक्ट होंगे। नेक्स्ट इज मेज। मेज का जो टेम्परेचर होता है डेट इज 8 to 10 डिग्री सेल्सियस। टोबैको का 13 to 14 और सोरगम का 8 to 10। तो अगर एवरेज की बात करें खरीफ की तो वो होगा 15 to 18, और एग्जामिनर हमेशा एवरेज ही पूछेगा। ठीक है, तो ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात करें तो वो एवरेज है 31 to 37, और मैक्सिमम टेम्परेचर डेट इज 38 to 47। वीट, बार्ले, लेंटिल, इनकी देख लेना, इनकी जस्ट हमें रीडिंग लगानी है। एक एवरेज रेंज आपको दी है कि मैक्सिमम कितना होना चाहिए, ऑप्टिमम कितना होना चाहिए। बिकॉज अगर मिनिमम हो गया, मिनिमम से अगर कम हो गया तो वो फॉरेस्ट में चल जाएगा, वो अपना वर्किंग करना बंद कर देगा। और मैक्सिमम से ऊपर चला गया तो वो अपने वर्किंग अगेन बंद कर देगा। ठीक है, और एक ऑप्टिमम जो टेम्परेचर होता है कि इतना टेम्परेचर जो आइडियल जिसे बोलते हैं वो इतना होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज वाटर, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी एंड ह्यूमिडिटी आर एच, रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करेंगे हम। सो वाटर इज प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, जैसे कि आपको पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर प्रेजेंट है, बट उसके इनविजिबल वाटर वेपर प्रेजेंट है, नॉर्मली नोन एज ह्यूमिडिटी। अब क्या होता है, अगर बाहर बारिश हो जाती है तो अंदर का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। देखा होगा, अगर हमारे घर के बाहर बारिश हो गई है तो हमारे घर के अंदर का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। क्यों हो जाता है? बिकॉज एयर के अंदर कुछ सस्पेंडेड पार्टिकल रह जाते हैं, किसके, वाटर के। ठीक है, और जब रेन आती है तो रेन से जो हीट होती है, जो जमीन की हीट होती है, वो बाहर निकलती है और उन पार्टिकल के साथ मिल जाती है, और वो पार्टिकल एयर में मूव करते रहते हैं, जिससे क्या होता है, वहाँ की रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है और वहाँ का टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज। ठीक है, इफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज 100%,
अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% है, इट मींस एंटायर स्पेस इज फिल्ड। इसका मतलब क्या है, एयर के अंदर पूरा स्पेस क्या है, फिल्ड है विद वाटर, वाटर के साथ। देयर इज नो सोइल इवेपोरेशन एंड प्लांट ट्रांसपिरेशन। अगर ऐसा हो गया कि 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी हुई तो कोई भी सोइल का इवेपोरेशन नहीं होगा और ना ही प्लांट का ट्रांसपिरेशन होगा, जिससे क्या हो जाएगा, प्लांट मर जाएगा। ठीक है, तो 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी नहीं होती कभी भी। 80, 70, 65, अगर हम एवरेज की बात करें प्लांट के लिए, डेट इज 65। किसी भी एटमोसफेयर, किसी भी हम प्लांट के लिए बात करें एटमोसफेयर के, किसी भी क्रॉप के लिए, तो क्रॉप के लिए जो एवरेज मानी जाती है डेट इज 65%। ठीक है क्लास। तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अब कुछ फैक्टर्स हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं, लाइक अगर हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या करेगा, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप को, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन्फ्लुएंस करेगा वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप को। ठीक है, जो वाटर की रिक्वायरमेंट है क्रॉप को, देखो अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन्वायरमेंट में वाटर ही वाटर भर गया तो हमें वाटर की रिक्वायरमेंट क्या होगी, कम होगी ना। तो वाटर की रिक्वायरमेंट भी कम कर देगा, फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगा, तो अल्टीमेटली प्लांट ग्रो ही नहीं करेगा। रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ 40 to 60%, मैंने आपको बता दिया 65 एवरेज माना जाता है, या फिर आप उसको 55% भी कर सकते हो। ठीक है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो सुटेबल होती है हमारे क्रॉप के लिए, तो वो होती है 40 to 60%। अगर आपसे रेंज पूछें तो डेट इज 40 to 60%। अगर आपसे एवरेज पूछे तो डेट इज 55 और 65%। ठीक है, वेरी फ्यू क्रॉप कैन परफॉर्म वेल एट रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ 80। देखो कुछ ही ऐसी क्रॉप्स होती हैं जो कि रिलेटिव 80 की रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे अच्छा परफॉर्म कर पाती है। व्हेन रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज हाई देयर इज अ चांस ऑफ आउटब्रेक ऑफ पेस्ट एंड डिजीज। अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा हुई तो यहाँ पे चांस रहेगा किसके अटैक का, पेस्ट और डिजीज का। देखो कॉटन के अंदर एक व्हाइट फ्लाई का अटैक आता है, सबसे ज्यादा आता है, क्यों, बिकॉज एट दैट टाइम बारिश ज्यादा होती है। उस टाइम पे अगर रेनफॉल ज्यादा होगा तो क्या होगा, जो हमारी एयर है उसके अंदर सस्पेंडेड पार्टिकल ज्यादा होंगे। सस्पेंडेड पार्टिकल ज्यादा होंगे तो उस टाइम पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो वहां पे ऑटोमेटिकली पेस्ट का और डिजीज का अटैक ज्यादा होगा, बिकॉज वहां पे एक ऐसा टेम्परेचर आ जाता है जो कि उसके लिए फेवरेबल होता है। ठीक है, सो रिलेटिव ह्यूमिडिटी हम पढ़ चुके हैं ये वाली बात। लास्ट है सोलर रेडिएशन। देखो सोलर रेडिएशन क्या होता है, विदाउट विच विदाउट विच लाइफ विल नॉट एग्जिस्ट। अगर सोलर रेडिएशन नहीं है तो लाइफ प्लांट की तो एग्जिस्ट करे ही नहीं। क्यों, बिकॉज सोलर रेडिएशन ही ऐसी थिंग है जिससे प्लांट अपना कार्बोहाइड्रेट बनाता है और उसकी ग्रोथ करता है, मतलब उसका बायोमास बनाता है। सो फ्रॉम जर्मिनेशन टू द हार्वेस्ट, जब हमने सीड को ग्रो किया, जब हमने सीड को सोइंग की, तो वहां से लेकर जब वो जर्मिनेट होगा टिल हार्वेस्ट एंड इवन पोस्ट हार्वेस्ट तक क्रॉप इफेक्ट होते किससे, सोलर रेडिएशन से। ठीक है, बायोमास प्रोडक्शन बाय फोटोसिंथेटिक प्रोसेस रिक्वायर लाइट। देखो जब भी फोटोसिंथेसिस होगी तो वहां पे लाइट की रिक्वायरमेंट होगी, बिकॉज लाइट की प्रेजेंस में और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में क्या होगा, उसका फूड बनेगा, कार्बोहाइड्रेट बनेगा, और कार्बोहाइड्रेट से बनकर उसका खाना बनेगा और उसी से उसका बायोमास बढ़ेगा। ठीक है, ऑल फिजिकल प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन द सोइल, प्लांट एंड एनवायरमेंट आर डिपेंडेंट ऑन लाइट। जितनी भी प्रोसेस होती है सोइल की, जितनी भी प्रोसेस होती है लाइक प्लांट और इन्वायरमेंट की जितनी प्रोसेस, सभी की सभी लाइफ पे डिपेंड करते हैं, सभी की सभी लाइट पे डिपेंड करते हैं। हमें ह्यूमंस बॉडी है, हमें विटामिन डी की रिक्वायरमेंट है। विटामिन डी हमें कहाँ से मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, बायोमास से ही मिलेगा, सोलर रेडिएशन से मिलेगा। सो सोलर रेडिएशन कंट्रोल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर एंड देयर बाय डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप इन अ रीजन। एक रीजन के अंदर वो डिस्ट्रीब्यूशन करता है टेम्परेचर का। ठीक है, हम बात करते हैं विजिबल रेडिएशन की। तो विजिबल रेडिएशन क्या होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती है किसके लिए, कोई भी फोटोसिंथेटिक मैकेनिज्म के लिए प्लांट में। और जो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन होती है वो कितनी मानी जाती है, मिनिमम 0.4 to 0.7 माइक्रोन। 0.4 to 0.7 माइक्रोन उसके लिए क्या होती है, मिनिमम एक्टिव रेडिएशन होती है, एसेंशियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड अल्टीमेटली बायोमास। ठीक है, जिससे क्या होता है, उसका बायोमास भी बढ़ता है
मतलब उसकी ग्रोथ भी बढ़ती है और उसकी कार्बोहाइड्रेट अमाउंट भी बढ़ता है। ठीक है, अब ब्लू वॉयलेट रेंज की बात करें, क्योंकि देखो प्लांट की ग्रोथ के लिए क्या होता है, ब्लू लाइट और रेड लाइट सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है। ठीक है, अब देखो 0.4 टू 0.5 ब्लू लाइट की रेंज होती है, 0.5 टू 0.6 ऑरेंज रेड की होती है। ठीक है, और जो 0.5 टू 0.6 है वो हमारी लो एक्टिव होती है, ग्रीन की भी होती है। ठीक है, बट ग्रीन उस टाइम पे लो एक्टिव होती है। इस रेंज पे जो रेड और ब्लू क्या रहती है, हाई एक्टिव रहती है। तो प्लांट की ग्रोथ के लिए ब्लू और वॉयलेट, ब्लू या फिर रेड लाइन दोनों ही हमें क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। ठीक है ना। अब देखो क्या होता है, एक पिंक लाइट एग्रीकल्चर होती है। ठीक है, पिंक लाइट एग्रीकल्चर आपने सुना होगा इसके बारे में। तो क्या होता है, उसके अंदर हम ब्लू और रेड कलर का हम क्या करते हैं, वहां पे कॉम्बिनेशन देते हैं। जब उनका कॉम्बिनेशन दिया जाता है तो वहां पर जो ग्रोथ होती है एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल क्या होती है, जल्दी होती है और ज्यादा होती है। क्यों? बिकॉज उसने ही उसका बायोमास बनाया है, उसने ही उसका कार्बोहाइड्रेट बनाया है जो हमारी सन रह जाती है, तो उससे प्लांट ब्लू और रेड लाइट को ही लेता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? सो आज हम यहीं तक पढ़ते हैं, नेक्स्ट हम कल स्टार्ट करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।